Hello and welcome to News Laundry Interviews. The biggest state assembly election, that is Uttar Pradesh state assembly elections, are scheduled. BJP, the Bharatiya Janata Party, which has won 71 seats out of 80 in 2014 general elections, has already started the preparation. On November 5, Bharatiya Janata Party started its Parivartan rally, which concluded in Lucknow on 25th December. Today we have with us BJP General Secretary and Headquarter in charge, Mr. Arun Singh. Welcome, sir. Thank you. पहला सवाल ये है कि डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को जब अनाउंस किया प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके साथ ही खबरें आई कि भाजपा ने बिहार के अंदर विभिन्न जगहों पे अलग-अलग जिलों में करोड़ों की ज़मीन खरीदी है. इन रिपोर्ट्स के बारे में आपका क्या कहना है? ये पूरी तरीके से झूठ है. भारतीय जनता पार्टी अपने जिले कार्यालय पे भवन बनाना चाहती है, वो बना भी रही है और ये पिछले 2 सालों से चल रहा है. और ये सारी की सारी प्रक्रिया जितनी भी है ये 8 नवंबर से पहले की है. ज़मीन पहले खरीदी गई है. जैसा विपक्ष की पार्टी ने आरोप लगाया, झूठा आरोप है. 1% उसमें सत्यता नहीं है. हमारी ज़मीनें 8 नवंबर से पहले खरीदी गई हैं. नहीं, रिपोर्ट्स में इंडिकेट किया गया था शायद 2-3 महीने पहले जिस तरह से ज़मीनें खरीदी गई, तो शायद पार्टी को पहले से पता था कि ऐसा डिसीजन आने वाला है. ये तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज है और केवल बिहार की बात नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी तो खरीदा गया. देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है. 11 करोड़ हमारे सदस्य हैं. पार्टी के कामकाज करने के लिए ऑफिस होना चाहिए. जैसे आपका ऑफिस होता है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन उसका एक ऑफिस होता है, तो हमारे भी ऑफिस होने चाहिए. बहुत सारे जगह ऑफिस हमारे पहले से हैं. जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिले कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के हैं. जहाँ जिला कार्यालय नहीं है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना जिला कार्यालय बना रही है. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का कहना है और उनका यह प्रयास है कि जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए, जिससे पार्टी की गतिविधियाँ ढंग से चले और समाज से जो हमें अपेक्षा है और अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से हम काम कर सकें. इससे एक और डिमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ सवाल है. परिवर्तन रैली से डिमोनेटाइजेशन का क्या असर पड़ा परिवर्तन रैली में? जो डे टू डे कैश की रिक्वायरमेंट्स थी, क्या उसकी वजह से परेशानियां झेलनी पड़ी? देखिए, कुल मिलाकर के ये डिमोनेटाइजेशन है, ये हमारा राजनीतिक इशू नहीं है और न राजनीतिक लाभ हानि के लिए ये निर्णय लिया गया है. लेकिन हाँ, जनता खुश है, जनता प्रसन्न है. जनता यह खुश है कि कम से कम जो बेईमान हैं उन पे प्रहार मोदी जी ने किया है और जनता को ये लग रहा है कि अब हमारा कल्याण होगा, हमारे लिए अधिक पैसा मिलेगा, हमारे विकास के लिए अधिक मिलेगा, अस्पताल में दवाई के लिए अधिक पैसा आएगा. तो जिस प्रकार से जनता का पूरे उत्तर प्रदेश में ये परिवर्तन यात्रा में उमड़ करके आई है, भीड़ आई है, उनको होप दिख रहा है. इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या एजेंडाज रहेंगे बीजेपी के? देखो, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एजेंडा जो रहेगा, सपा बसपा की 5-5 साल की ठेकेदारी है. जिस प्रकार से इन्होंने प्रदेश को लूटा है, प्रदेश में जंगल राज है और भ्रष्टाचार. उत्तर प्रदेश हमारा बहुत पिछड़ चुका है. हमारा इशू होगा उत्तर प्रदेश के जो युवाओं का पलायन दूसरे राज्य में जा रहा है, एक. दूसरा इशू होगा कि जो उत्तर प्रदेश की सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें में गड्ढा है. तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है. अगला होगा, हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है. उत्तर प्रदेश भूमाफिया, भू कब्जा चारों ओर हो रहा है, जमीन कब्जा का कारोबार चल रहा है और जो किसान बदहाल है वह भी मुद्दा होगा. उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बंद हो ही चुके हैं, वह भी इशू होगा. तो ये हमारे 7-8 मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में. कम्युनल कार्ड कितना इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो कभी कम्युनल कार्ड करती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का सम्मान करती है और कभी भी चुनाव को जाति, धर्म, मजहब के आधार पे कभी भी उसको बांट करके राजनीति न करती है, न करेगी. इसलिए हम कभी कम्युनल कार्ड नहीं खेलते. जी. राम मंदिर का एक मुद्दा है जो बीजेपी के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है. जितनी बार चुनाव आता है, चाहे जनरल इलेक्शन हो या यूपी के चुनाव हो, राम मंदिर का मुद्दा खुद ब खुद उठ के चला आता है.
अभी 2-2.5 साल हो गए हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं देखने को मिला है राम मंदिर के मुद्दे पे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले, कुछ महीने पहले, रामायण म्यूजियम का शिलान्यास जरूर होता है। तो क्या ये हिंदू सेंटिमेंट को गार्नर करने के लिए या हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ दोबारा लुभाने की कोशिश है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा कभी भी हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा। ये हमारे आस्था का प्रश्न है। करोड़ों हिंदू चाहते हैं कि राम मंदिर बने, हमारी भी इच्छा है कि राम मंदिर वहाँ बने, लेकिन राजनीतिक रूप से कभी हम इसको मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं उठाई है। इन मुद्दों को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि बीजेपी कम्युनल कार्ड पे पॉलिटिक्स नहीं करती है। परिवर्तन रैली के दौरान हम केवल और केवल विकास की राजनीति करते हैं। पहला एजेंडा हमारा विकास है, दूसरा एजेंडा हमारा विकास है, तीसरा एजेंडा विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, प्रदेश की खुशहाली, गांव, गरीब, किसान, युवाओं की में खुशहाली है, वही हमारा एजेंडा है। एजेंडा विकास है। मैं कैंपेन ट्रेल पे था। परिवर्तन रैली मुजफ्फरनगर के गांव से होके गुजर रही थी। उसमें शामली के लेजिस्लेटर जो एमएलए हैं बीजेपी के, सुरेश राणा, वो परिवर्तन रैली के ऊपर से स्टेटमेंट देते हैं। उन स्टेटमेंट में लगातार जो अटैक होता है समुदाय विशेष नेताओं पे होता है। वो अपने स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो आजम खान जेल जाएंगे। वो अपने स्टेटमेंट में लगातार मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में जिक्र करते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं। तो इस पे क्या आपका रिस्पॉन्स है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जितने गुंडे बदमाश हैं वो जेल जाएंगे। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उसमें उन्हें कहा था कि या तो गुंडे प्रदेश छोड़ के चले जाएं या जेल में जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था एक अच्छी कानून व्यवस्था रहे, गुंडे बदमाश सब जेल में जाएंगे ही। और बाकी अगर किसी ने समुदाय के विशेष में अगर कहा है, मैंने सुना नहीं है, तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हर समुदाय, हर वर्ग, हर मजहब के पूरा सम्मान देती है, पूरा रिस्पेक्ट करती है। और इस प्रकार से हम Do you condemn such statements or not? As a party, BJP condemns such statements during its own Parivartan rally or not? I have not seen it all. I have not heard. But yes, आजम खान के जो स्टेटमेंट थे वो तो बड़ा चिंता के विषय है। आजम खान कभी भी आप देखिए उनके जो स्टेटमेंट होते हैं, कभी राष्ट्र के हित में कमी होते हैं, समाज के हित में कमी होते हैं। वह आजम खान तो जहर ही उगलते हैं। अगर उन्होंने कहा आजम खान जेल जाएंगे तो कोई गलत नहीं कहा, लेकिन दंगों के बारे में बात करना सही है? नहीं, वो सब नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर कहे हैं तो नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी जात, धर्म, मजहब एक समान है। हम शांति व्यवस्था चाहते हैं, हम केवल विकास चाहते हैं। उस विकास के तहत सबका विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। अभी देखिए, इसका उदाहरण देखिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ऊपर उज्ज्वला के तहत गरीबों को गैस कनेक्शन दिया गया है मुफ्त में। जो आज़ादी के बाद लोगों के पास गैस कनेक्शन तो नहीं था, वो घर में धुएं में कितना उसके अंदर धुआं जाता था, लकड़ी पे रोटी बनाती थी। तो हमने कोई जाति वर्ग मजहब देख के थोड़ी दिया कि हिंदू है इसको दो, मुस्लिम है इसको नहीं दो। भारतीय जनता पार्टी ये काम ऐसा नहीं करती। और इसलिए हमारा मानना है कि सबका सम्मान होना चाहिए, सभी मजहब, सभी धर्म का। नवंबर 7 को बागपत में और नवंबर 28 को सांबल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के परिवर्तन रैली के पहले ये इंश्योर करने के लिए कि क्राउड वहाँ इकट्ठा रहे, जाए नहीं, डांसर्स बुलाए गए थे स्टेज पे। डांसर नहीं, वो क्या था, आप डांसर उसको मत देखिए। क्या है कि एक रागनी होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो रागनी क्या होता है, कभी कभी यात्रा जो होती है ना 5 घंटे 6 घंटे लेट हो जाती है सभा के लिए। तो वो रागनी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय अगर गाना है तो लोकगीत है तो रागनी है। तो उस रागनी में आदमी भी गाता है और उसके मतलब अपना जो औरत होती है वो भी गाती है। उसको चौधरी ही बोलते हैं, तो चौधरियान, तो उसको चौधरी चौधरियान दोनों बोलते हैं। तो वो दोनों गाते हैं। तो वो जब गाते हैं तो रागनी में तो डांस करते हैं। फिल्मी गाना नहीं, वो रागनी होता है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे प्रिय लोकगीत है। डीमोनेटाइजेशन पे वापस आते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ तो देश को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद लगातार अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं
वो संगठित तौर पे क्रिटिसाइज़ कर रही है डिमोनेटाइजेशन को, दूसरी तरफ आम आदमी है जिसको ये लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटेंशंस हो सकते हैं सही थे, द इंटेंशंस माइट हैव बीन राइट, बट देयर आर ह्यूज लूप होल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन, राइट? एंड why, when I say that, I also refer to 60 guidelines or rules which has been issued by RBI since the implementation of demonetization policy. देखिए क्या है कि हमारी सरकार प्रोएक्टिव और प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, और जब जब जरूरत होती है जनता की सुविधा के लिए तो उसमें रूल्स बदले जाते हैं। कभी भी ऐसा हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि रूल न बदले जाए। इसलिए सरकार, केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। जहाँ भी जनता को सुविधा जो देनी होती है तो रूल्स बदले जाते हैं, और बदलने भी चाहिए। और मैं तो आपको इतना बता दूं कि 1800 से ऊपर अधिक परिवर्तन यात्रा की छोटी सभाएं हुई हैं, स्वागत हुए हैं। नॉट अ सिंगल प्लेस 1800 में एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के यह नहीं कहा है कि हमको तकलीफ हो रही है, या कोई नारा नहीं लगा है। 1800 जगह उत्तर प्रदेश में गांव गांव गई है। क्यों? लोगों को दिख रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी जो फकीर हैं अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, ये देश के लिए कर रहे हैं। बेईमानों को पकड़ रहे हैं, बेईमानों पे कार्रवाई हो रही है, कालाधन पे प्रहार हो रहा है, ड्रग माफिया पे प्रहार हो रहा है, आतंकवादी जो संगठन उनमें प्रहार हो रहा है, जो लोगों को दिख रहा है। और एट द सेम टाइम दूसरी साइड पे दिख रहा है कि ये देखिए हजारों करोड़ रुपए के करेंसी और गोल्ड वो पकड़े जा रहे हैं। वो देश की जनता दिख रही है कि एक ईमानदार शासन चल रहा है, जो बेईमान उनको पकड़े जा रहे हैं। तो लोगों को इससे बड़े पसंद दो है। तीन मैं बहुत ही क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। लोगों को समस्या हो रही है नहीं हो रही है डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी? समस्या तो हुई भाई लोगों को। देखिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है तो समस्या तो हुई, लेकिन समस्या से अधिक उनको आगे के अच्छे दिन दिख रहे हैं कि ना अभी आने वाले रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के जगह पे एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वेल थॉट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए? रूल्स जब बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस जब इशू की जाती हैं, तभी सोच लिया जाए कि इसका क्या आफ्टरमैथ होगा। जो रूल्स हैं उनको पहले से नहीं उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, धीरे धीरे। मैं स्पेसिफिक होता हूँ, जैसे कि 5000 का एक जो नियम आया था कि आप 5000 रुपए के ऊपर अगर जमा करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि अभी तक आपने पैसा जमा क्यों नहीं किया था बैंक में, जिसको एक दिन के बाद ही विड्रॉ। हाँ, तो ये इस तरह के जितने, देखिए अभी आप भी करेंगे, इतने बड़े जब निर्णय होते हैं, इतना बड़ा डिसीजन है, तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें तो कभी कभी आ ही सकती है ना, ये मानना चाहिए। ये वर्किंग हम भी 10 वर्किंग करेंगे तो उसमें एक आध डिसीजन तो ऐसे होंगे कि जिसके बाद हो सकते हैं, उसमें तो करेक्शन, बस करेक्टिव मेजर्स लिया ना। इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई कि जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसके अंदर कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेके काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, और पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ और झारखंड के दोनों राज्यों के बीच में एक लग रहा है कि होड़ लगी हुई है कि पहले कैशलेस अपने आप को कौन डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रदेश का भी हित है। देखिए इसमें केवल केंद्र का हित नहीं है, प्रदेश का भी हित है, प्रदेश का भी इंटरेस्ट है, प्रदेश गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि जब कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होगा तो उनके जो बजट का साइज है वो बढ़ जाएगा, टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जब टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे तो उनको जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए उनको पैसा होता है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधा है, इसके लिए पैसा अधिक मिलेगा। तो हर गवर्नमेंट को इसके लिए कंपटीशन करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ देश के सभी गवर्नमेंट को कंपटीशन करना चाहिए और कैशलेस की ओर जाना चाहिए, जिससे उनका बजट का साइज बढ़े और अधिक पैसा मिले। शुड बी ऑन लेस कैश और कैशलेस? लेस कैश टू कैशलेस। Less cash to cashless. Okay, so when we say that Chhattisgarh and Jharkhand, these are two states where, forget about the cashless transaction and e-banking, एक आम आदमी को 2G और 3G का स्टेबल कनेक्शन नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पे किस तरह से कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करें? 2G 3G की जरूरत नहीं है। आप तो फोन जो GSM फोन है जिसमें इंटरनेट नहीं, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। गाँव के गरीब जो है, आम जनता है, 5,000 रुपए से ऊपर कहाँ पेमेंट करती है? 10,000 रुपए से कहाँ पेमेंट होता है उसका अधिक एट वन टाइम? इतना अधिक होता नहीं है। और बाकी जिसके इससे अधिक पेमेंट होता है उसके बाद डिजिटल के सारे प्लेटफॉर्म होते हैं।
There's one more allegation on the party that जब बीजेपी चुनाव में जाती है तो मुद्दे कुछ और होते हैं, चुनाव के बाद एग्जीक्यूशन कुछ और होता है. I will not go or get into the details of communal or otherwise other issues which have been the major issues in past 2 years. I will rather focus on instances such as Jharkhand. Jharkhand में after a long political instability, BJP was the first party to clinch the halfway mark through election. In 2014, Raghubar Das became the first non-tribal chief minister of the state. So what we saw is during April, the government sent a few tweaks in the local tenancy act, Chota Nagpur Tenancy Act and Santhal Pargana Tenancy Act through ordinance to the president. What happened to the ordinance, no one knows. Later on, amendments were brought in the assembly amidst huge chaos when chairs were broken, papers were turned. The bill was passed within 3 minutes. क्या है कि आदिवासियों का विकास करना है तो बहुत पुराना एक्ट था. बिना एक्ट में अमेंडमेंट किए, चेंज किए विकास नहीं हो सकता. मान लीजिए आप आदिवासी गांव में अगर ज़मीन खरीद कर कुछ वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, तो जब तक इसमें आपको छोटा नागपुर एक्ट में इनमें जब तक अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे. देखिए, जब से आप समझिए रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंड में इतने विकास के काम हुए हैं. हर गरीब को 30,000 रुपये से 35,000 रुपये का 30,000 रुपये का स्वास्थ्य कार्ड दिया गया है. कहीं भी जा कर के मुफ्त में इलाज करा सकता है. कुछ बीमारियां हैं, अगर उस बीमारी में अगर वो हो जाती है तो 4 लाख रुपए उसको गरीब को दिया गया. और गरीब ने जिसकी इनकम 70,000 से नीचे है वह जा कर के मुफ्त में सरकारी और प्राइवेट में इलाज करा सकता है. नहीं तो जब आदिवासियों के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनके बिल्कुल जो उनकी दिक्कतें हैं उनको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो छोटा नागपुर एक्ट है तो इसको भी इसलिए भी उसमें चेंजेस ले आ रहे हैं क्योंकि बहुत पुराना है. अब आदिवासियों का अगर विकास नहीं हुआ इतने साल के बाद तो उसमें बदलाव लाना ही चाहिए, जिससे वहाँ पे जो समुचित विकास समुचित डेवलपमेंट करने के लिए यह अमेंडमेंट ले आए हैं. 2 इसमें सवाल पूछूंगा मैं. एक कि क्या बीजेपी को जब चुनाव 2014 में हो रहा था तो उस वक्त पब्लिक के बीच में मैंडेट लेने के लिए नहीं जाना चाहिए था कि इंटेंशंस होंगे हमेशा कि विकास के लिए बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, काफ़ी आइडियोलॉग्स भी हैं. देखिए, ऐसा नहीं है. चुनाव में ये मुद्दा रखा जा सकता था कि नहीं कि टेनेंसी एक्ट में बदलाव लाया जाए, कि चुनाव से पहले ही सारे मुद्दे आ जाए. यह तो विधायक होते हैं, देखिए सबका अपना अपना अधिकार है जी. यह हमारे विधायिका है, असेंबलीज है, इनका अधिकार है. अगर एमएलए चाहते हैं तो मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, तो उन्होंने किया. ये चुनाव के समय मुद्दा रखा जा सकता था या नहीं रखा जा सकता था? बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच रिलेट्स टू द कोर स्पिरिट ऑफ झारखंड. मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ जी. कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारे मुद्दे चुनाव से पहले ही रख दो. अगर सब चुनाव से पहले अगर रख दिए तो 5 साल, इसका मतलब नए आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, 5 साल में. तो ये तो जो गवर्नमेंट जो गवर्नेंस करते हैं उसमें जो चीज़ें जरूरी होती है उसको करना ही चाहिए. अमेंडमेंट पे डायलॉग होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? डायलॉग हुआ, चर्चा हुआ सबसे 3 मिनट के अंदर. देखिए, कुछ लोगों ने वहाँ पे वह सोचे कि ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है, रघुवर दास जी ऐसा मुख्यमंत्री है. आपको मालूम है उनके पास एक घर नहीं है, 1 इंच ज़मीन नहीं है, घर ही नहीं है उनके पास. एक घर नहीं, 1 इंच ज़मीन नहीं है. मजदूरी करते थे, शुरू में लेबर थे, लेबर. और वह व्यक्ति, और मंत्री भी थे, कई बार मिनिस्टर भी थे. और झारखंड जैसे जगह पे आप सुने होंगे मधु कोड़ा एंड कंपनी की कहानी. उस जगह पे मंत्री रहे हुए पहले और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिस व्यक्ति को जो गरीबी से उठा है, जो गरीबों की पीड़ा जानता है, मजदूरी किया है, एक घर तक उसके पास नहीं है. अगर कोई काम कर रहे हैं तो किसी के लिए काम कर रहे हैं? आदिवासियों के लिए, गरीब भाइयों के बहनों के लिए काम कर रहे हैं. सबको समर्थन करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का. पिछले 4 महीने में झारखंड के अंदर 7 लोग मारे गए हैं पुलिस की गोलियों से. जो झारखंड के होम सेक्रेटरी हैं, एडिशनल होम सेक्रेटरी NN पांडे, वो फ़ोन पे हमें कहते हैं कि इट इज़ अ क्लोज चैप्टर और अभी तक किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है. देखिए, मैं डिटेल तो नहीं जानता,
लेकिन कार्रवाई तो होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड, अभी मैं गया था, मुझे प्रसन्नता इस बात की है, अभी मैं गढ़वा गया था पिछले 10 दिन पहले ही, वहाँ जो नेक्सलाइट्स का प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। पहले जाते हुए डर लगता था, गढ़वा तो कोई जा ही नहीं सकता था। अभी मैं पूरा गढ़वा गया और बाय रोड गया, कोई डर नहीं। तो नेक्सलाइट्स की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हाँ, अगर कार्रवाई गलत पे हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। इससे ये नहीं लगता कि जो पॉपुलर सेंटिमेंट है बीजेपी के लिए अभी, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए फॉर दैट मैटर, अगर लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए मुद्दों पे पुलिस गोली चलाएगी, लोग मारे जाएंगे और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है गवर्नमेंट पे। अब हमको डिटेल तो नहीं मालूम है। हजारीबाग में 4 लोग मारे गए, रामगढ़ के अंदर 2 लोग मारे गए, खूंटी में 1 आदमी मारा गया और सारी पुलिस फायरिंग में मारी गई है। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर उसको भी हम लोग देखते हैं तो हजारीबाग के अंदर ही जो 4 लोग मारे गए उनमें से 3 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, गर्दन में गोली लगी है। कि देखिए, सरकार हमारी वहाँ पे जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, दूसरी पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब एक एक स्पेसिफिक केस में उसका मेरिट डिमेरिट क्या रहा, कैसा रहा, इस स्टेट के जिले के बारे में तो मुझको जानकारी है नहीं। हाँ, ओवरऑल प्रदेश के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल प्रदेश मैंने कहा कि 7 लोग मारे गए हैं, प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है। तो इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड जो है उस पे फैक्ट्रियां लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा फिर यूपी में भी बहुत बड़ा इशू बन के आ सकता है। इरिगेटेड जो, देखिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर इरिगेटेड लैंड है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अवॉइड करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे खबर आई थी कुछ दिनों पहले दैट इलेक्शन कमीशन वांट्स दैट पार्टीज शुड गिव एनुअल ऑडिट्स ऑफ देयर फंड्स एंड शुड डिक्लेयर कि एक रुपया जो आ रहा है किस वे से आ रहा है, कौन लोग दे रहे हैं, इसका ब्यौरा देना चाहिए। 1 रुपये तो अभी तो कोई ऐसा अभी कोई नियम नहीं है। मतलब 1 रुपये इन द सेंस कि ब्यौरा वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी 20,000 रुपये से जो अधिक पैसा जिससे आता है उसको देती है इलेक्शन कमीशन को। 20,000 से कम 5,000 तक अगर इसको ले आया जाए, अब वो आए तो देखते हैं क्या है। अब ले आए तो फिर इलेक्शन कमीशन, वो तो प्रॉपर कंसल्टेशन होता है। इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी को बुलाती है, कंसल्ट करती है। 2-3 मीटिंग में मैं भी 2-3 मीटिंग में मैं भी पहले गया हूँ। तो इलेक्शन कमीशन जब बुलाएगी, चर्चा करेगी तो अपनी राय देंगे। अभी अगर ऑडियंस को बताना हो तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? इलेक्शन कमीशन बुलाएगी, चर्चा करेंगे तो अपनी राय देंगे। इतना ज़रूर है कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और जो भी इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्थन करेगी। आरटीआई के अंदर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए, आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार पार्लियामेंट में बिल आया था, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतने स्टाफ नहीं होते, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एक एक चीज़ का डिटेल्स आरटीआई वाले क्या पूछते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न आए। आपके यहाँ कितने समोसे आए, कितने चाय आए, कौन कौन सी मीटिंग है, कितने स्टाफ हैं, कब रखा, कब निकाला, हर मीटिंग का मिनट्स, सदस्य कैसे बनाया, सदस्य कैसे निकाला। अब वो कभी कभी पूछते हैं कि आपके अगर एक स्टेट में 40 लाख हो तो 40 लाख सदस्यों का पूरा डिटेल दे, नाम पता। तो अगर वही हम करने लगेंगे तो बीजेपी पार्टी को कम से कम 500 स्टाफ रखने पड़ेंगे यहाँ पे, तब जाके आरटीआई का जवाब दे पाएगी। जो चुनाव होने हैं जहाँ मेजर स्टेक इन्वॉल्व है, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और देखिए, इज बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड बीइंग चैलेंज्ड इन गोवा एंड पंजाब, लाइक दी बीजेपी अलायंस इन पंजाब? क्या है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 2/3 बहुमत से ऊपर सरकार बनेगी। मणिपुर में हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे, अच्छी वहाँ स्थिति है। उत्तराखंड का हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, हम सरकार उत्तराखंड में बनाएंगे। गोवा में भी सरकार बनाएंगे क्योंकि वहाँ की एक अच्छी सरकार चल रही है। और पंजाब में हमारी सीटें बढ़ेंगी, अलायंस जीतेगी, इसकी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। अभी धीरे धीरे करके अभी लेटेस्ट जो आ रहा है इन्फॉर्मेशन, उसमें भारतीय जनता पार्टी अलायंस की स्थिति बहुत इम्प्रूव हो रही है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल नीचे चली जा रही है, लेटेस्ट। और गोवा में जो रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह से गोवा में सरकार बनाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी सरकार चल रही है।
बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, गोवा के हित में बहुत सरकार ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ सरकार बनाएंगे। It was pleasure talking to you, Mr. Singh. Thank you. Thank you. If you like that, click here to support us and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much, much more.